गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो है 2019 के जो पीवाई क्यू हैं उनका गहन अध्ययन करेंगे और थोड़ा हिस्ट्री को और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो पीवाई क्यू है ये जो है 2 से 3 4 सालों में जो पीवाई क्यू है वो रिपीटेशन करते हैं। तो हम थोड़ा उसको इस टाइप से पढ़ेंगे कि जो आपको थोड़ा बोरियत भी नहीं हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मिलाकर हम दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। देखो, इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे ये जो मीर बख्शी का पद है, ये आपने जो है पढ़ा होगा। तो मीर बख्शी का पद है, ये अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो अब इस फैक्ट को याद रखना है। ये जो पद है ये अकबर के काल में आया था। ये अकबर की जो जागीरदारी प्रणाली है, मनसबदारी सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था। तो ये जो मीर बख्शी का पद है, ये कह रहे कि सुल्तान जो खिलजी सुल्तानों के काल में आया था, तो ये तो गलत हो गया। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। आगे से क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको और रिफॉर्म करेंगे कि यहाँ जो पीवाईक्यू है इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेंगे, क्योंकि देखो ये जो शब्द है इसको इंग्लिश में देखेंगे। ये कह रहा है कि इंडिजीनियस सिस्टम था। ये जो इंडिजीनियस सिस्टम था वो था। तो देखो, इंडिजीनियस सिस्टम नहीं था और एंशियंट भी नहीं था। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो अब्बासी जो खलीफा थे, आपने पढ़ा होगा कि जो इराक था, इराक में अब्बासी खलीफा थे, उनके अंतर्गत इस शब्द का प्रणाली आई थी, इक्ता व्यवस्था। और क्यों आई थी इसको भी हम बोर्ड पर थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। फिर है, दिल्ली सुल्तानों के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखो, अगर आपको 3 पता होता तो फिर भी हमारे सामने ए और बी ऑप्शन जो है उसमें फंस रहा था। तो सेकंड स्टेटमेंट का भी पता होना था। वैसे भी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था हिस्ट्री के पीवाईक्यू में, अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो देखो, यह है प्राचीन संस्था। ये ओरिजिन का सवाल है, उत्पत्ति पूछा है इन्होंने। और उत्पत्ति जो होता है यूपीएससी के इतिहास में आज तक, अगर कहीं भी उत्पत्ति आती है, ओरिजिन होता है, तो वो हमेशा ही रॉन्ग होता है। अगर आप बार बार पीवाईक्यू देखेंगे तो ये आपको वहां से मिलेगा कि जो ओरिजिन पूछा जाता है वो हमेशा ही रॉन्ग होता है। तो इसका आंसर तो क्या होगा, इसका आंसर है 1 सही है। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, जब पूर्व मध्यकाल था तो जो प्रशासन का जो सिस्टम था वो था सामंतवादी प्रणाली। उसके बाद में जब सामंतवादी प्रणाली खत्म हुई तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन की प्रणाली थी वो थी एकता प्रणाली। और एकता के बाद में जब ये मुगल काल आएगा तो वो है जागीरदारी प्रणाली। ठीक है, तो अगर अब ये तीनों में अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए इस टाइप से। जैसे मान लो कि ये सामंतवादी जो सिस्टम था, ये पूर्व मध्य काल में जब राजपूत काल भी कहा जाता है सामंतवादी काल को, और इसके अंतर्गत जो प्रणाली थी ये वंशानुगत सिस्टम था। कैसा सिस्टम था? वंशानुगत। मतलब जो, जैसे मान लो कि एक बार किसी ने जमींदार का जो भूमि थी वो उसके पुत्र को हेरिडेटरी रूप में जाती थी, तो वो एक उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, तो ये वंशानुगत सिस्टम था। जबकि इक्ता व्यवस्था में इस सिस्टम को खत्म किया, कि पहले तो ये किया कि वंशानुगत सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इक्ता में जो इक्तादार होता था, वो जो पद होता था वो हस्तांतरणीय होता था और ट्रांसफेरेबल होता था। तो हम मेन अंतर इनमें देखेंगे दोनों में, कि ये दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा डिटेल देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। और जब बार बार आता है तो थोड़ा उसको ढंग से कर लेना चाहिए। जैसे देखते हैं, यह है एकता, और यह है जागीरदारी सिस्टम। देखो, एकता जो व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत क्या था कि जो भूमि का जो वो होता था, कि जैसे एकता का मतलब ही होता है भूमि खंड है। पहले मैं आपको कुछ अंतर बता रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एकता व्यवस्था में भूमि खंड
भूमि का जो टुकड़ा था या जो भूमि का जो खंड था वो पहले दिया जाता था, और दायित्व जो थे वो बाद में दिए जाते थे। जबकि ये जो सिस्टम था जागीरदारी वाला, इसमें क्या होता था, दायित्व जो थे, दायित्व दायित्वों का जो वर्णन था, दायित्व पहले दिए जाते थे, और यहाँ पर भूमि खंड नहीं दिया जाता था। यहाँ पर क्या होता था कि तनख्वाह के रूप में वेतन दिया जाता था। तो जो वेतन के रूप में जो जागीर मिलती थी वो बाद में दी जाती थी। देखो कितना अच्छा अंतर है कि यहाँ पर भूमि खंड पहले दिया जाता था, दायित्व बाद में दिए जाते थे। जबकि यहाँ दायित्व जो थे वो पहले दिए जाते थे, और जो वेतन और जो हमारे वो है वो बाद में दिए जाते थे। इसको कैसे देखो, दायित्व का मतलब यहाँ है प्रशासनिक दायित्व, प्रशासनिक, सैनिक और राजस्व। देखो ये दायित्व होते थे, प्रशासनिक दायित्व, सैनिक दायित्व और राजस्व वसूली। यहाँ पर जो इक्ता का जो प्रमुख होता था उसको इक्तादार कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं आज आप, जैसे वर्तमान में जो डीएम होता है, इक्ता के प्रमुख इक्तादार वली कहा जाता था। तो जो इक्तादार होता था उसको प्रशासनिक दायित्व, सैनिक दायित्व और राजस्व वसूली, ये 3 दायित्व दिए जाते थे। जबकि यहाँ पर जो जागीरदार होता था इसको केवल राजस्व दायित्व था। प्रशासनिक दायित्व जो थे वो यहाँ पर जागीरदार को नहीं, फौजदार को दिए जाते थे। इसको दिए जाते थे फौजदार को। तो ये याद रखना है, यहाँ पर केवल राजस्व दायित्व ही जागीरदार को, या जागीरदार जो था उसको दिया जाता था। सैनिक प्रशासनिक दायित्व और जो सैनिक दायित्व थे वो फौजदार के अंतर्गत आते थे। तो देखो ये अंतर भी हो गया। अब ये क्वेश्चन उठा कि जो ये प्रशासनिक, सैनिक और राजस्व जो दायित्व है, एक जो इक्तादार था, मान लो उसको, मान लो उसको ये भूमि थी जो दिल्ली सल्तनत में ये जो भूमि होती थी, ये जो भूमि होती थी केंद्र की, जैसे दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसको, ये जो भूमि होती थी जिस पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था उसको बोलते हैं खालसा भूमि या खालिसा भूमि। तो ये जो खालिसा भूमि होती थी इस पर तो राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, और यहाँ से जो राजस्व जाता था वो डायरेक्ट जो था वो जो यहाँ के जो शासक था उसको जाता था। जबकि ये जो भूमि होती थी ये इक्ताओं में बटी होती, ये जो लैंड थी, जैसे ये थी इक्ता, इस पर जो इसका जो वो होता था उसको बोलते हैं इक्तादार, या वली भी बोलते थे। ये प्रांत की तरह होता था, एक तरह से प्रांत का सिस्टम था ये। अब देखो इसमें जो है इक्तादार के पास में क्या क्या दायित्व थे, प्रशासनिक दायित्व, सैनिक दायित्व और राजस्व वसूली का दायित्व। ये जो राजस्व वसूली के जो जो 3 काम थे, ये दायित्व, मान लो कि यहाँ से इस इक्ता से उसको 100 रुपये प्राप्त हुए, और इस 100 रुपये से उसको जो उसने जो प्रशासन किया था उसका प्रशासनिक दायित्व में कट गए कुछ 20 रुपये, 10-20 रुपये सैनिक में कट गए, और 10-15 रुपये राजस्व में। और बाकी का जो पैसा था, मान लो कि 20 रुपये यहाँ गए, 25 रुपये यहाँ गए, और 30 रुपये यहाँ गए, ये 75 रुपये हो गए। और बाकी के जो 25 रुपये बचे थे उसको ये क्या करता था इक़्तिदार, जो सीधे राजस्व में जो प्रशासन था राजा उसको भेजता था। जो सीधा भेजता था उसको बोला जाता था हवाजिल। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है आपको, कि जो इक़्तिदार था इसको अपने प्रशासनिक खर्च का, प्रशासनिक जो खर्च था उसको पूरा करना। मान लो कि जो जमीन थी, जो इक्ता थी, उससे जो यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य थे उनको पूरा करना, सैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो पैसे खर्च होते थे, और साथ में यहाँ से जो राजस्व वसूली होती थी, मान लो राजस्व टैक्स वसूलना है तो उसके लिए भी तो कर्मचारी चाहिए इनको। ये 3 कार्य करने के लिए यहाँ से जो पैसे थे
ये क्या करते थे, ये खुद के इन चीज़ों के लिए पैसे ये खुद ही काट लेते थे। मान लो कि यहाँ से 20 रुपए का खर्चा हुआ और यहाँ से 25 का और यहाँ से मान लो 30 का हुआ, तो बाकी जो पैसे बचते थे उसको बोला जाता था फवाजिल। तो एक बार क्वेश्चन तो यही आया था कि फवाजिल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था और वो किससे संबंधित, इक्ता व्यवस्था से। जागीरदारी व्यवस्था में तो फवाजिल कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दायित्व पहले ही निर्धारित कर रखे थे। और जो राजस्व का जो प्रशासन था, राजस्व दायित्व था, वो उसके रूप में उनको केवल वेतन मिलता था, जबकि यहाँ पर जमीन मिल रही थी, उनको भूखंड मिल रहा था। तो ये जो फवाजिल है, आगे क्वेश्चन आ सकता है कि फवाजिल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में है, इक्ता व्यवस्था में थे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो इक्ता व्यवस्था थी, ये इराक में अब्बासी जो खलीफा थे वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको कैसे देखना है, इराक में अब्बासी खलीफा थे, उनके काल में मुद्रा जो प्रणाली थी उनकी उनकी उसका पतन हो गया और मुद्रा की कमी भी हो गई थी। तब उनके विचार में एक आया कि क्यों न हम यहाँ पर भूमि को वेतन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार जो है भूखंड देना प्रारंभ किया था। और ये कॉन्सेप्ट जो था इराक के अब्बासी खलीफा, इसके बाद में इसके पास में ही अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो गजनी है, तुर्क जो थे गजनी और गोरी, ये जो थे ये भारत में लेके आए थे, जो तुर्की प्रशासन था। और ये लेके आए थे तब उसके बाद में जो हमारा इल्तुतमिश था उसने भारत में पहली बार इस प्रणाली को लागू किया गया। तो ये तो आपको थोड़ा वैसे भी याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। और इसका सिस्टम कैसे था, देखो इसका सिस्टम ऐसे था कि जो ऊपर इक्तादार था, इसके नीचे आमिल था, और इसके नीचे खुद मुकद्दम, ये ये भी टर्म आ सकते हैं, और चौधरी, ये गांव के जो बड़े बड़े जमींदार थे, ये लिंक थे इनसे। खुद मुकद्दम चौधरी, आप एनसीईआरटी में है ये। देखो ये इनको पैसा देता था, आमिल इसको वसूलने का कार्य करके, और इनसे वसूलने, नीचे जो स्थानीय प्रशासन है इससे वसूल करके इक्तदार को पैसा देने का कार्य कौन था, आमिल। तो आमिल का कार्य क्या था, ये क्वेश्चन में था आमिल। आमिल का कार्य क्या था, राजस्व प्रशासन में जो टैक्स था उसका कलेक्शन लेकर के इक्तदार को देना, और इक्तदार जो था वो ऊपर राजा को देता था। अब एक बात और याद रखना है कि ये जो आमिल का पद है, ये आगे जाकर अकबर ने इस पद को, इस पद का एक कार्य और किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आमिल है इसका जो कार्य किया था अकबर ने, ये जो आमिल है ये देखा कि किसानों की स्थिति कैसी है। यदि कोई किसान को लोन की जरूरत है तो उसको लोन देना, यदि किसान को बीज की जरूरत है तो उसको बीज देना। तो देखो कितना अच्छा, जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आमिल उस काम को कर रहा था, तो अकबर के काल में इसके कार्य कितने अच्छे थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब देखते हैं उस क्वेश्चन में। राजस्व प्रशासन, ये तो ठीक है, राजस्व वसूली का कार्य कौन करता था, आमिल करता था। दिल्ली की सुल्तानता प्रणाली प्राचीन नहीं थी, ये अब्बासी खलीफाओं की थी। और मीर बख्शी का पद, ये मीर बख्शी था अकबर के काल में। और इसको याद कैसे रखना है, अकबर के काल में जो मनसबदारी व्यवस्था आई, जागीरदारी व्यवस्था थी, तब इस पद को का सृजन हुआ था। इसका कार्य क्या था, सैनिकों की भर्ती करना, मीर बख्शी सैनिकों की भर्ती करता था, वेतन देता था, जो सैनिक होते थे उसको पदोन्नति करता था। तो ये पद था अकबर के काल में था, तो इसका आंसर था 1। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और आप जब भी पढ़ो तो तीनों व्यवस्थाओं में एक साथ अंतर करके पढ़ना है। सामंतवादी व्यवस्था, जैसे ही सामंतवाद का पतन होगा उसके बाद एकता व्यवस्था, और एकता व्यवस्था के बाद में जो व्यवस्था आएगी उसको बोलते हैं जागीरदारी व्यवस्था। ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन है। और ये एक बार तो मेंस में भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आईएफएस में, कि मनसबदारी व्यवस्था थी उसके गुण और दोष क्या है। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो आ सकता है इस टाइप से, मेंस में भी यूज करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। फिर मैं आपको पीवाईक्यू का एक विश्लेषण बता रहा हूँ कि जब भी ये सब समकालीन का आता है ना क्वेश्चन, कौन किसके समकालीन थे, अब देखना कि पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन है वो टोटली रॉन्ग होते हैं। कौन किसके समकालीन है, यूपीएससी का जो जैसे ओरिजिन होता है वो हमेशा ही गलत देता है, इसी प्रकार समकालीन भी रॉन्ग ही देता है आंसर। हम यहाँ पर पहले आंसर देखेंगे कि कैसे इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि पीवाईक्यू को जो क्वेश्चन होते हैं उनको, क्वेश्चन तो है ही है, साथ में उसके दाएं बाएं और उसकी जो पेरिफेरियल में जो नॉलेज होती है उसका भी ध्यान रखना है। तो देखो संत निम्बार्क है, एक बात और याद रखना है आपको कि
आपको जब भी इन संतों को पढ़ना है तो एक तो ये पढ़ना है कि जो 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, एक 12वीं से 14वीं शताब्दी, और उसके बाद में जो 14वीं से या 16वीं शताब्दी। क्योंकि ये जो काल था ये तो भक्ति काल का काल था ना, भक्ति मूवमेंट चल रहा था इस टाइम। जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, भक्ति आंदोलन, वहाँ पर बहुत सारे संत पढ़ेंगे अपन। कबीर है, और मोस्टली जो जैसे चैतन्य है, कबीर है, तो इनका यहाँ पर पढ़ेंगे भक्ति सूफी मूवमेंट में। लेकिन उससे पहले भी कुछ थे। तो ये जो 10वीं से 12वीं शताब्दी थी, इसमें देखो, इसमें दो तीन फेमस थे। एक तो था रामानुज। 10वीं से 12वीं शताब्दी में मैं आपको कुछ संत बता रहा हूँ। एक रामानुज था जिसका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज का दर्शन कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। और दूसरा था ये निम्बाकाचार्य। ये भी पूछा जाता है, निम्बाकाचार्य या निम्बार्क। इनका जो दर्शन था उसका नाम था भेदा भेदवाद। भेदा भेदवाद, या इसको सनक संप्रदाय भी कहते थे, या द्वैता द्वैतवाद भी कहते थे। देखो बहुत सारे नाम हैं इनके। द्वैता द्वैतवाद, भेदा भेदवाद, ईश्वर जगत आत्मा, ये इनमें भेद भी है और इनमें मतलब बहुत सारे डिफरेंट भी है। उसके बाद इनमें समानता भी है, तो ये इसको भेदा भेदवाद बोलते हैं। रामानुज का तो विशिष्ट द्वैतवाद है। विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। अब देखो, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। अकबर का जो टाइम पीरियड है ये तो आपको हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड है। इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत ही जो उस काल का जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सहिष्णु शासक था, तो इसको याद रखना है। तो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन था। देखो संत निम्बार्क तो इस टाइम का है, और अकबर कहाँ है? अकबर तो 16वीं जो है 1556 से लेकर के और 1605 तक था, तो ये समकालीन तो है ही नहीं। पहला ऑप्शन जो है कट हो गया। संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से प्रभावित थे। इसको भी याद रखना है। ये जो हिंदी के, इसको ऐसे याद रखना है, शेख अहमद सर हिंदी, ये हिंदी के जो सर थे। वैसे तो ये सूफी सिलसिले के हैं, नक्सलबंदी संप्रदाय के हैं। ये कौन थे? नक्सलबंदी या नक्सबंदी जो संप्रदाय था उसके हैं ये। और नक्सबंदी संप्रदाय था वो बाबर और औरंगजेब, ये अकबर का विरोधी संप्रदाय था, ठीक है। लेकिन इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है कि ये जो शेख अहमद सरिंदी थे, ये कब किसके समकालीन थे। मेरा यहाँ आपको इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जो हिंदी के सर थे, जैसे हिंदी विभाग का अनुवाद विभाग किसने कराया था? अकबर ने कराया था। तो इनको याद रखना है कि जो हिंदी के सर हैं ये किसके समकालीन है? ये अकबर के समकालीन है। संत कबीर, अब देखो ये कबीर का क्वेश्चन है, ये भी आता है। कबीर के समकालीन कौन कौन थे? ये भी यूपीएससी का पीवाई है। कबीर जो थे भक्ति काल के मूवमेंट के जो संत थे, कबीर, इनकी जो रचना थी कहाँ पर है? बीजक में। ये भी आपको याद रखना है। ये देखो यहाँ एक दो तीन चीज बता रहा हूँ मैं आपको। कबीर जब भी आपसे पूछे, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी किसके समकालीन था? कबीर के। पहलव लोदी, ये भी कबीर के समकालीन थे। सिकंदर, सिकंदर लोदी। नानक, गुरु नानक, गुरु नानक किसके समकालीन थे? कबीर के समकालीन थे। कृष्ण देव राय, ये भी याद रखना आपको। कृष्ण देव राय। तो देखो कबीर एक साथ ही कितने सारे पॉइंट याद हो गए। जो है सिकंदर, और ये गुरु नानक। ये तो क्वेश्चन पूछा ही था कोई कौन किसके समकालीन है, तो आपको एक साथ ही ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन तो देखो कौन प्रभावित थे। अब देखो कबीर जो थे, इनका टाइम है भक्ति काल का और इनका टाइम है अकबर के काल का, तो ये कैसे प्रभावित होंगे? मतलब समकालीन तो नहीं है दोनों। तो यहाँ आपको ये याद रखने की बहुत आवश्यकता थी कि कौन किसके समकालीन है, और उसको डेट से नहीं याद रखेंगे, उसको याद रखेंगे कि ये जैसे कबीर है, कबीर का तो भक्ति मूवमेंट संबंध था, और शेख अहमद सरिंदी है, ये नक्शबंदी संप्रदाय था, वो सूफी सिलसिला, उससे संबंधित थे ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? दोनों गलत है। आंसर हुआ डी। अब देखो ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है
ये जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब उस टाइम क्या हुआ था कि जो भारत के अंतर्गत अंग्रेज आए थे, तो जो उपनिवेशवाद के जो हम 3 चरण पढ़ते हैं, हम उनसे लिंक करके पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन को। जब 3 चरण पढ़ते हैं, तो जो पहला चरण है वो व्यावसायिक चरण था, और जो दूसरा चरण है वो औद्योगिक चरण था। अब जब औद्योगिक चरण चल रहा था, तो औद्योगिक चरण में क्या, कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को सस्ते मजदूर चाहिए, जैसे चाय बागान है या फिर रेल की पटरियाँ लगानी है, तो भारत से क्या करते थे ये, फिजी में, साउथ अफ्रीका में और मॉरिशस में, ये 5 से 6 जगह थी, इन पर जाकर के भारत के मजदूरों को ले गए ये लोग, और वहाँ पर सस्ते श्रम में, सस्ते वेतन में ये काम करवाते थे। और ये जो लोग गए थे भारत के लोग, इन्हीं को ही क्या बोला, गिरमिटिया। तो इनका जो शोषण, इनका इतना जबरदस्त शोषण होता था, भारत से बाहर अंग्रेज लेके जाते थे, एक तो सस्ते श्रमिक के रूप में काम करवाते थे, दूसरे कि इनका जो गरिमामय जीवन था वो प्रभावित हो रहा था। महात्मा गांधी जी थे, महात्मा जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका में एक कोई केस से संबंधित गए थे, तब इन लोगों के बारे में उनका ध्यान आकर्षित हुआ था। और तब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी ने जो गिरमिटिया प्रणाली उन्मूलन में सहायक थे, बिल्कुल ये लाइन ठीक है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में तब गए थे केस से संबंधित, तब 1900 वहाँ पर जो है इनका उन्मूलन के लिए एक चार्टर पर साइन करवाए थे अंग्रेजों से, तो ये पहली लाइन ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार काउंसिल में महात्मा गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। देखो, आपको पता है कि जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो गांधी जी को ऐसा लगा था कि अंग्रेज जो थे हमारी जो मांगे हैं उनको स्वीकार कर लेंगे, और गांधी जी ने बड़े स्तर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है लोगों की भर्ती कराई, इसलिए भर्ती का सर्जेंट भी कहा जाता है गांधी जी को। और उनको लग रहा था कि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने पर हमको कुछ रियायतें मिलेंगी और स्वराज मिल सकता है, तो भर्ती का समर्थन नहीं किया था। तो ये कह रहे प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, तो ये तो बहुत ही चर्चित फैक्ट है, तो समर्थन इन्होंने किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। देखो, जब सभी ने आंदोलन, सीडीएम, ये जो आंदोलन चला था, इसी के भाग के रूप में दांडी मार्च से जो नमक से संबंधित जो सत्याग्रह था, तब उस पर बड़े स्तर पर, जैसे दक्षिण के जो तट थे, दक्षिण भारत में जो तट थे, उन पर भी आंदोलन हुआ था, पश्चिम तट, पूर्वी तट और नीचे तमिलनाडु पर। उसी टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने क्या किया कि अवैध घोषित कर दिया था, तो ये फैक्ट भी ठीक है और ये गलत है। ऑप्शन देखते हैं, 2 गलत है, तो वैसे ही निकल रहा था, इजी क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे क्वेश्चन को इजी मानते हैं। देखो, ऐसे भी मान लो कि ये क्वेश्चन नेगेटिव था, आप सोच लो कि जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं तो चांस कम होते हैं उसके सही होने के, और ये इजी क्वेश्चन हम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। व्यक्ति हैं सर तेज बहादुर सप्रू। ये देखो, एक विचारधारा थी उदारवादी। उदारवादी विचारधारा जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राष्ट्रवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, तो ये जो थे तेज बहादुर सप्रू जी, ये उदारवादी विचारधारों से, इनको जो विचार अच्छे लगते थे, वो उदारवादी विचारधारा है, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। अंग्रेजों की जो, या वेस्टर्न की जो, पश्चिम की जो उदारवादी विचारधारा है, उसके ये समर्थक थे। तो 1918 में क्या हुआ था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, और उस टाइम में इनको ये लगा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये अलग होकर के इन्होंने एक अपना संगठन बनाया था, उसका नाम था अखिल भारतीय उदार संघ। क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा के फॉलोवर थे, तो उनके देखो नाम में भी उदार उदार आ गया। 1918 में इस संगठन की स्थापना की थी सर तेज बहादुर सप्रू ने। 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से अलग एक संगठन का गठन किया था। तो ये तो ठीक है, इनके अध्यक्ष ये थे। आगे देखो, तेज बहादुर सप्रू आप कहाँ कहाँ बहुत आगे, जब इसको 2 से 3 बार और पढ़ेंगे कहाँ कहाँ इनका काम हुआ। केसी नियोगी जो थे, ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो आपने जब लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ, तो उसमें लिख रखा है केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य थे। और ये जो थे नियोगी जी, ये पश्चिम बंगाल से थे, पॉलिटिशियन थे। जब वे मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, भारत के जो थे ये प्रथम वित्त आयोग के सदस्य भी हैं, इनको आप एक्स्ट्रा फैक्ट है। पीसी जोशी महासचिव और भारतीय साम्यवादी दल से जुड़े हुए थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों आंसर है। ये जो क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ये देखो, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अकबर के जो दरबार था, उसमें 9 रत्न थे, और उन्हीं नवरत्नों में ये मियाँ तानसेन भी थे।
लेकिन देखो इनका जो था मियाँ तानसेन, इनके जो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन की जो 4 ऑप्शन देखते हैं हम। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की रचना की। ये देखो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट आप जब भी पढ़ेंगे तो हिंदू देवता, ये तानसेन जी थे, ये हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की रचना की और आगे जाके हिंदुस्तानी शैली का निर्माण होगा यहाँ से। एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि हिंदुस्तानी जो शैली थी उसमें कौन कौन से जो वो हैं, उसके क्या क्या पहलू हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो है 8 से 10 पॉइंट और आयाम याद रखने हैं। तो हिंदुस्तानी जो शैली थी उसका निर्माण आगे जाके होगा। तो ये ठीक है कि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की रचना की थी तानसेन ने। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, ये तो ठीक है। कैसे? जैसे अकबर के संरक्षण में इन्होंने बहुत सारे जो थे, अकबर के संरक्षण में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे गानों की रचना की थी। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी याद रखना है। जैसे एक है मियाँ, नाम ही है उसका मियाँ, मियाँ यहीं से ही एक राग है, मियाँ की मल्हार, ये राग है। एक राग है मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो ये सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि दी गई। अब बहुत सारे लोगों ने यही आंसर को मान लिया, जबकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो अकबर ने इन्हें उपाधि नहीं दी थी, इनकी उपाधि दी थी, ये ग्वालियर के राजा थे, इनको भी नाम याद रखना है। उनका नाम था विक्रमजीत। ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत, उन्होंने जो जो मियाँ तानसेन थे उसमें तानसेन की उपाधि दी थी, वो विक्रमजीत ने दी थी। अकबर की उपाधि का नाम क्या था फिर? अकबर ने जो उपाधि दी थी उसका नाम है, उसको भी याद रखना है आपको। अकबर की उपाधि क्या थे? कंठा भरण वाणी विलास, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंठा भरण वाणी विलास, ये जो उपाधि थी वो अकबर ने दी थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों, देखो पहले तो ये ध्यान रखो सचित्र पांडुलिपियां क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी हम चित्र बनाते हैं तो इन्होंने जो पांडुलिपि थी, किताब भी थी, बुक्स थी, उसके अंदर चित्रों का निर्माण किया। सचित्र पांडुलिपियों के अंतर्गत चित्र, जैसे इसका एग्जाम्पल है हमजा नामा और रमजा नामा। ये जो पांडुलिपि है ये कैसी है? सचित्र पांडुलिपियों। और ये जो थी ये इस पर पहली बार ध्यान गया बाबर और हुमायूं का। जैसे मान लो रमजानामा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रमजानामा में एक ऐसा चित्र बना हुआ है किताब के अंदर कि जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो आप सोचो कि पांडुलिपि है और उसके अंदर चित्र भी बना हुआ है, इन्हीं को कहा जाता है सचित्र पांडुलिपियां। क्वेश्चन है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधिकार चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक, वैयक्तिक चित्र इसको बोलते हैं छवि चित्र, छवि चित्र या पोर्ट्रेट चित्र। तो जो छवि चित्र थे उसका जो वैसे भी आप याद रखना कि जब भी चित्रकला का क्वेश्चन आया है तो चित्रकला का स्वर्णिम काल गोल्डन एज किसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि अपने पहले क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी अनुवाद विभाग की आवे, अनुवाद विभाग, अनुवाद से संबंधित जितने भी काम थे वो किसने करवाए थे? अकबर ने करवाए थे। उसी प्रकार जो चित्रकला थी, जहांगीर के काल की जो चित्रकला थी वो स्वर्ण चित्रकला थी। जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जो थे चित्र को देखकर चित्रकार का नाम बता सकता था। तो इसका मतलब है कि इसकी रुचि थी वो चित्रकला में ज्यादा थी, और चित्रकला को स्वर्णिम काल भी कहा जाता था, इसी के काल को गोल्डन एज कहा जाता था। तो इसी ये है छवि चित्र और वैयक्तिक चित्रों का निर्धारण जहांगीर ने किया था। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग बनाया गया और इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 19 का भी है और ये क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है। अब इसको समझने का तरीका देखो कि आया कैसे है। इस बार तो ये पूछ लिया कि पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेके आए थे। यहाँ आपको दो शब्दों पर बहुत विशेष गौर करने की जरूरत है, और वो है न्यू वर्ल्ड, दूसरा है ओल्ड वर्ल्ड। अब देखो
जब आपको ये पता चल गया न्यू वर्ल्ड क्या है, नवीन विश्व, प्राचीन विश्व, इंग्लिश में ध्यान रखना ओल्ड विश्व है, ये तो पता चलना चाहिए कि ये है क्या शब्दावली। देखो, जब पुनर्जागरण का आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पुनर्जागरण के जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, भौगोलिक खोजें चल रही थी कि पूरा विश्व में भूगोल की खोज हो रही थी। उसी दौरान जो है पहली बार अमेरिका की खोज हुई थी पुनर्जागरण के दौरान भौगोलिक खोजों में। तो जो पहली बार खोजा गया था उसी के आधार पर जो है वो है नवीन विश्व। तो यूएसए इसमें पूरा है, नवीन विश्व में क्या है, यूएसए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जो महाद्वीप है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है नवीन विश्व में। प्राचीन विश्व में क्या है, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। याद रखना यूरोप भी जो है प्राचीन विश्व में आता है। अब आपको ये पता हो गया कि ये नवीन विश्व है और ये प्राचीन विश्व है। यहाँ इतना याद होने के बाद ये याद रखना है कि जो ये नवीन विश्व है, इसमें देखो रबड़, रबड़, आलू, टमाटर, मक्का, इधर देखो कौन कौन सी फसल है, गेहूं, जो, मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये है प्राचीन विश्व, ये याद रखना आपको, गेहूं, गन्ना, जौ, कपास, गेहूं, जौ, गन्ना, कपास। कपास तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेहूं भी मेहरगढ़ में मिला था। और इधर एक दो और हैं, जैसे यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग बनाया गया था और उसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू हुआ। तो मतलब नवीन विश्व में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसको प्राचीन विश्व में, तो नवीन विश्व कौन सा है ये, तो पहले तो याद रखना कि ये नवीन विश्व में फसल कौन कौन सी है, जैसे तंबाकू, कोको और रबड़ है। तो यहाँ भी याद रखना है, तंबाकू भी यही है इनमें, और कोको, ये एक साथ ही आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो, तंबाकू, कोको और रबड़, कपास, कॉफी और गन्ना। क्वेश्चन देखते हैं हम पहले, पादप समूह, कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग बनाया गया। तो नवीन विश्व तो यह है, मतलब नवीन विश्व में बनाया गया था और उसका प्रचलन वर्तमान में यहाँ है प्राचीन विश्व में। तो पहले यही देखना है ना, कृषि योग बनाया गया। तो देखो, कपास तो है ही नहीं नवीन विश्व में, कपास तो ओल्ड विश्व में कृषि योग बनाया गया। तंबाकू, कपास, फिर कपास नहीं है, रबड़, गेहूं भी नहीं है। देखो ऐसे एलिमिनेशन होंगे क्वेश्चन। तो तंबाकू, तंबाकू है यहाँ पर, कोको, कोको और रबड़, रबड़, ये है हमारे नवीन विश्व में। नवीन विश्व में ये जो है, अब इनको आप ये देखना है नवीन विश्व में ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है या फिर उत्तरी अमेरिका में है, ये भी देखना है आपको। नवीन विश्व तो बहुत बड़ा है ना, उत्तरी दक्षिण अमेरिका। तो आंसर तो निकल गया हमारा। अब देखो यहाँ है कोको, कोको से चॉकलेट बनती है। ये क्वेश्चन, ये जो कोको था ये कहाँ है, नवीन विश्व में है। और प्राचीन विश्व में अफ्रीका भी आता है। और अफ्रीका के जो घाना है और आइवरी कोस्ट है, ये आज विश्व में सबसे बड़े कोको उत्पादक हैं। तो ये नवीन विश्व से ओल्ड विश्व में आके इनका उत्पादन हो रहा है। और ये क्वेश्चन था 2024 का पीवाईक्यू था, ये 19 का है, और 2025 का पीवाईक्यू है कि पुर्तगाली भारत में क्या लेके आए। तो सवाल तो वही बन गया ना कि पुर्तगाली कहाँ से लेके आएंगे, पुर्तगाली यहाँ से जितने भी हैं इन सबको, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था ना दक्षिण अमेरिका में। तो आपको ऐसे पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपकी जल्दी जो है रिटेंशन पावर बढ़ेगी, और एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपकी जो है तैयारी अच्छी होगी। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ये देख लेना, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान, नदी, पंडरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी और हम्पी मालप्रभा। अब आपको किसी को ये पता हो, ये तो बहुत फेमस स्थल है हम्पी, मालप्रभा नहीं है, ये है तुंगभद्रा।
3 गलत है, 3 गलत है, तो देखो आंसर कितना, आंसर फर्स्ट एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई है यहाँ पर। तो यूपीएससी कभी कभी तो देखो एक ही फैक्ट पर इसका जब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को सेट किया होगा तो उसका ध्यान केवल इसी लाइन पर था कि इसी से ही आंसर निकलवाना है। हम पूरे पढ़ते हैं कि यार मुझे ही पता ही नहीं, पंढरपुर पंढरपुर, अब पंढरपुर की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी जब हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखो चंद्रभागा, ये जो नदी है, इसको, इसका नाम है भीमा। चंद्रभागा का दूसरा नाम है भीमा। अब आपको तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़नी है आपको, और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी है कौन नदी किसकी सहायक है। तो जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी देखो भीमा, ये भी याद रख लेना, चंद्रभागा जिसको भीमा। यहाँ पर ये जो ये मालप्रभा है, ये भी इसी की सहायक है, मालप्रभा, घाट प्रभा। मैं यहाँ ज्योग्राफी का एंगल बता रहा हूँ, यहाँ आपको हिस्ट्री का एंगल नहीं है, कि कृष्णा की सहायक नदी है चंद्रभागा, मालप्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी है, और इसका जो आंसर था तुंगभद्रा, वो भी इसकी है। तो कृष्णा की सहायक नदी एक साथ ही याद रख लो, कृष्णा की सहायक नदी भीमा, जिसका नाम चंद्रभागा है, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। यहाँ ये जो पंढरपुर है, ये भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? कि जो पंढरपुर था, इसको देखो हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ये जो यहाँ से अलवार नैनार मूवमेंट चला था, ये यहाँ से शिफ्ट होकर के ये इस टाइम यहाँ जो कर्नाटक में लिंगायत का पढ़ते हैं हम, और ये महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट चला था, उसी टाइम ये पंढरपुर इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि पंढरपुर में जो भक्ति मूवमेंट का जो प्रभाव था महाराष्ट्र धर्म के रूप में, उसका जो है हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एक टॉपिक भी है। तो ये जो पंढरपुर है, ये जो पंढरपुर है, ये कृष्ण भक्ति, जो विठोबा की पूजा होती थी, विठोबा या कृष्ण भक्ति से संबंधित है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ 2-3 जो संत थे उनको नाम आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? उसका नाम है जी नेत्रा, ये ट्रिक्स है एक, जी नेत्रा, जी से ज्ञानदेव, एक हिस्ट्री में पढ़ते हैं ज्ञानदेव, सांप सीढ़ियों का खेल का जो था वो ज्ञानदेव। देखो ये है ज्ञानदेव, एन से नामदेव, ये ट्रिक्स है इसकी। ए से एकनाथ, टी से तुकाराम, और आर से, ये आर से रामदास। अब देखो इनके एक बारे में एक एक फैक्ट भी आपको पढ़ना है। ज्ञानदेव ने जो भगवत गीता है उस पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका का जो है प्रतिपादन किया था। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये जो नामदेव है, इसमें एकनाथ ने तो क्या हुआ कि जो भक्ति मूवमेंट है उसका जो है विस्तार किया था। ये तुकाराम के बारे में एक अच्छा फैक्ट पढ़ते हैं। तुकाराम के बारे में क्या पढ़ते हैं? कि जो इनके जो भक्ति गीत थे वो कौन से थे? इनके भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अभंग कहाँ किससे संबंधित है, मराठी में ही अभंग। ये जो नामदेव है, जो सिख गुरु गोविंद है, तो आपने जो गुरु ग्रंथ साहिबा है उसमें इसका उल्लेख है, तो ये भी है। रामदेव शिवाजी के गुरु थे, तो ये आपको मैंने वैसे ही बताया कि ये इसी से लिंक है, पंढरपुर से ही। फिर है कि ये तो ठीक है, चंद्रभागा है, तिरुचन्नापल्ली कावेरी नदी पर। अब देखो आंसर, देखो ये तो आंसर तो निकल गया हमारा कि ए कर दो है, लेकिन अब ये फैक्ट भी है ना, तिरुचन्नापल्ली ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये कावेरी नदी पर के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन है, ये समाप्त हुए, और आई होप आप लोगों को जो है चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं आगे से और कोशिश करूँगा कि जो है मेरी जो स्किल है उसको आप लोगों के सामने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। जो मुझे जैसे आप लोग है कि हमने अभी हमारे जो चैनल है इसका कोई प्रचार नहीं किया, फिर भी 500-600 लोग देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए कि बहुत ही मोटिवेशनल जो है चीज़ें हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में हिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स आ रहा है, तो उसमें मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।